हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। तो आज का टॉपिक है फ्रिक्शन, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जिस पे बात करेंगे कि क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। बचपन से 9th-10th में हम लोग यही सीखते हैं कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेज मोशन। बट मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ये बोलना कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेज मोशन बिल्कुल ही गलत है ना। तो क्या सही, क्या सच्चाई, क्या आज इसी चीज को एक इस छोटे कॉन्सेप्ट पंच के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपके सामने सबसे पहले ऐसे एग्जांपल्स रखूंगा जिसमें आप देखोगे कि फ्रिक्शन है तो मोशन हो रहा है। जैसे ये बोतल है, ठीक है, मान लो ये यहां पे था। अगर इसको हम छोड़ दें, इस बोतल को छोड़ दें, तो ऑब्वियसली ये नीचे एक्सेलरेट करेगा बिकॉज ऑफ इट्स वेट। करेगा कि नहीं। तो इस बोतल का अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप ऐसा सिंपली बनाओ, ऐसा मान लो ये बोतल, ठीक। अगर इसको हम छोड़ दें तो इस पे एकमात्र फोर्स लगेगा mg, जिसके कारण ये नीचे एक्सेलरेट होगा। होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, इस बोतल को हम ऊपर एक्सेलरेट करते हैं, बिल्कुल एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे देखो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा ना। ध्यान से सुनना, हम जो इस पे फोर्स लगा रहे होंगे उसको सोचने की कोशिश करते हैं। हम दोनों तरफ से इसको ऐसे दबाए हुए हैं, तो इसके कारण एक नॉर्मल इधर से और एक नॉर्मल इधर से लग रहा होगा, ठीक है, पक्का। तो ये मेरा नॉर्मल मान लेते हैं N1 और ये नॉर्मल, ठीक है। बट अगर आप लॉजिकली सोचो तो वर्टिकल में ये एक्सेलरेट हो रहा है ना, ये वर्टिकल में एक्सेलरेट हो रहा और इस पे एकमात्र फोर्स जो अभी तक हमको दिख रहा हुआ mg, मतलब इस पे हो ना हो कोई फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा जो कि mg से ज्यादा है, तभी तो ये बोतल एक्सेलरेट कर रहा। और अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो यहां ये बोतल सिर्फ मेरे हाथ के कांटेक्ट में है, और अगर ऐसा है तो एक और कांटेक्ट फोर्स इस पे लग सकता है, एकमात्र कांटेक्ट फोर्स जो कि फ्रिक्शन होगा। और यहां पे अगर आप सोचो तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, दोनों कांटेक्ट पे फ्रिक्शन लग रहा हो। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। बचपन से आज तक सुनते आए हैं कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेज मोशन। यहां पे अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये दोनों नॉर्मल तो इसको हॉरिजॉन्टल में बैलेंस कर सकता है, वर्टिकल mg को बैलेंस करने का पावर, क्षमता इस नॉर्मल में नहीं है। ये बोतल मेरे हाथ से सीधे नीचे गिर जाता, हम चाह के भी इसको नहीं पकड़ पाते, ऊपर एक्सेलरेट कराना तो दूर की बात है। तो यहां पे अगर ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार, फ्रिक्शन। अरे ये तो अपना सारा कॉन्सेप्ट हिल गया। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेज मोशन। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसी तरह एक और एग्जांपल, ये बुक है, ठीक है, बुक के ऊपर चश्मे का डब्बा है। इस बुक को हम इधर एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो देखो साथ में ये चश्मे का डब्बा भी एक्सेलरेट कर रहा है। अब अगर इस चश्मे के डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बुक को भूल जाते हैं, सिर्फ चश्मे के डब्बे को सोचते हैं। mg नॉर्मल, लेकिन ये एक्सेलरेट तो इधर हो रहा है, और ना तो mg का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना नॉर्मल का। फ्री चश्मे का डब्बा इधर कैसे एक्सेलरेट हुआ होगा। तो असल में बुक के सरफेस और चश्मे के डब्बे के सरफेस के बीच में एक और कांटेक्ट फोर्स का हिस्सा है जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं, और वो यहां पक्का इसी डायरेक्शन में लगा होगा, क्योंकि और कोई फोर्स तो है नहीं जो कि इसको हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर दे। अगेन यहां तो फ्रिक्शन के कारण मोशन हो रहा है, अगर सोचो तो, है ना। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स
विच अपोजेस मोशन। सच क्या है सर, सच्चाई क्या है? तो पहले लिख लेते हैं फिर उसको समझेंगे। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस, अपोजेस, बच्चे खुश हो गए, अरे फिर तो वही गलत पढ़ा रहा, नहीं नहीं, विच अपोजेस relative motion or tendency of relative motion। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे इसी बोतल के एग्जांपल को लेते हैं, ध्यान से सुनो। जब इस बोतल को हम पकड़े हुए थे, ठीक है, यहां पे जिन दो सरफेस में कांटेक्ट है उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है, यहां पे टेंडेंसी है। और जब टेंडेंसी को अपोज कर रहा है तो जो फ्रिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब एक्चुअली रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उस रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। इस पे बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए, बिल्कुल लेक्चर सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो फ्रिक्शन के वीडियोस इस चैनल पे बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं, आप वहां भी देख सकते हो, जिसमें कंप्लीट ढेर सारा न्यूमेरिकल क्लासरूम लेक्चर वीडियो सब कुछ अवेलेबल है। बट ये अगर छोटा सा मिसकंसेप्शन है उसको दूर करने की कोशिश है, ठीक है। ये 9th के बच्चों के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना 11th के बच्चों के लिए। अगर आप इसको देखो, इस बोतल को, अगर आप सोचो कि ये फ्रिक्शन नहीं होता, ध्यान से सुनना, तो ये मेरे हाथ के रिलेटिव किधर जाने की कोशिश करता? नीचे। इसका टेंडेंसी किधर है मूव करने का? रिलेटिव टू माय फिंगर्स। इस फिंगर का जो सरफेस कांटेक्ट में स्किन, उसके रिलेटिव ये किधर जाना चाहेगा? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली mg के कारण नीचे जाना चाहेगा। तो इस टेंडेंसी को फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो ये फ्रिक्शन इस टेंडेंसी को अपोज कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही इसमें अगर इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता मान लो, तो हम बुक को आगे ले जाते तो ये डब्बा आगे नहीं जाता, क्योंकि डब्बा पे कोई आगे फोर्स तो है ही नहीं। अरे ये फ्रिक्शन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और एक्सीलरेशन को भूल जाओ। तो अब ये सोचो कि ये डब्बा इस बुक के रिलेटिव किधर जाता? पीछे। डब्बा अपनी जगह पे रहता, ध्यान से सुना, और बुक आगे चला जाता मान लो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसके कारण डब्बा बुक के रिलेटिव किधर जाना चाह रहा है? पीछे। तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग गया? आगे, है ना। ये तो तब की बात हो गई जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। इसका और एक बेस्ट एग्जांपल, जब आप चलते हो तो बेसिकली जो आपका ऐसा फुट है, मान लो ये आपका पैर है और ये आपका सोल है, ठीक है, ऐसे कुछ मान, ठीक है। आप बेसिकली आपका जो पैर होता है ना वो ग्राउंड के रिलेटिव, आप इसको ऐसे पीछे पुश करते हो तो ये हिस्सा पैर पे ऐसे फोर्स लगाता है, आपका जो एरी से ऊपर का हिस्सा है वो आपके सोल पे ऐसे फोर्स लगाता है, जिसके कारण ग्राउंड के रिलेटिव आपका पैर किधर मूव करने की कोशिश करता है? देखो ये जो है फोर्स बाय योर लेग, इसके कारण आपका जो सोल होता है वो किधर जाना चाहता है? पीछे। ग्राउंड के रिलेटिव किधर जाना चाहता है? पीछे। और इसी रिलेटिव मोशन की जो टेंडेंसी है इसको अपोज करने के लिए आप पे फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे। और यही स्टैटिक फ्रिक्शन है जो आपको आगे मूव करा रहा होता है। समझ में आया? आपको एक स्लिपरी सरफेस पे खड़ा कर देना, लाख मजबूत आपके पैर हों, आप नहीं चल पाओगे, है ना, क्योंकि आपको एक्सेलरेट कराने के लिए, आगे मूव कराने के लिए आप पे एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक्सटर्नल, आपके पैर जो फोर्स आपके एरी पे लगा रहा है वो एक्सटर्नल नहीं, वो जो आपके पंजे पे लगा रहा है वो इंटरनल फोर्स है। दूसरा जो है कि सर इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लो दो ब्लॉक, ठीक है, अब ये दोनों साथ साथ नहीं चल रहा है,
ये चल रहा मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है, कांटेक्ट है, और ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बताओ दोनों ब्लॉक पे फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? तो अभी तो काइनेटिक लग रहा होगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक एक दूसरे के रिलेटिव चल रहा होगा, एक दूसरे में रबिंग हो रहा होगा। और सर इसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे बताएंगे? अभी बिल्कुल आसान है, ध्यान से सुनो। किसी एक पे बैठ जाओ, किसी एक पे, आपकी मर्जी, हम इस पे बैठ जाते हैं, तो क्या ये चलता हुआ दिखेगा? नहीं। अब कैसा सिचुएशन होगा? जैसे हम इस ब्लॉक पे बैठेंगे ये तो रेस्ट पे आ जाएगा 4 वाला, लेकिन ऊपर वाला अब 2 से चलता हुआ नहीं दिखेगा। रिलेटिव का फंडा आई होप आपका क्लियर है। अगर ये 4 से चल रहा है और ये 2 से चल रहा है, तो इसके रिलेटिव ये पीछे जा रहा होगा। कितने से? बिल्कुल वेक्टर डायग्राम बनाओ, इधर 2 और इसका वेलोसिटी वेक्टर उल्टा करके जोड़ना होगा, इधर 4 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से सुनना, और ये तो रेस्ट पे। यानी आपको ये सिचुएशन ऐसे दिखेगा, जैसे आप इस पे बैठ गए हो, आप यहां पे हो, तो आपको ये तो चलता हुआ नहीं दिखेगा, ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ऊपर वाला, ये अब इधर चल रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड, उस डायरेक्शन में चल रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड से, ग्राउंड के रिलेटिव नहीं, इसके रिलेटिव। यानी इसके रिलेटिव इसकी वेलोसिटी किधर है? इधर। इसके रिलेटिव इसकी वेलोसिटी किधर है? पीछे की तरफ। तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन, किस पे? ऊपर वाले ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट। हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी के, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट लगेगा। तो नीचे वाले पे थर्ड लॉ से इधर लगेगा। आपका क्या काम है? आप उल्टा सोचना, आप इसके फ्रेम में चले जाना, यानी इसको रेस्ट पे लाके इसके बारे में सोचना और देखना उसमें भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन यही आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछो, आपको जवाब मिलेगा, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं आपका फ्रिक्शन का जो बेसिक मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेज मोशन, वो खत्म हो गया होगा। क्या है? तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को जब अपोज कर रहा है तो वो फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन कहलाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड इट अपोजिट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी एक सरफेस के रिलेटिव अगर दूसरा सरफेस मूव करना चाहे तो उस टेंडेंसी को भी अपोज करता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर मैथमेटिकली डायरेक्शन आप दिखाना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आई होप चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 13th के स्टूडेंट हो, फ्रिक्शन का जो बेसिक मिसकंसेप्शन होगा वो दूर हो गया होगा। और इसका डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पे फ्रिक्शन का लेक्चर अटेंड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।